आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के ही तमाम मुद्दों पर। एक शख्सियत से महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी विवाद और ठाकरे बंधुओं के साथ आने से बीएमसी चुनाव में उन्हें कुछ फायदा होगा या फिर नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मधु चव्हाण। मधु चव्हाण साहब, आपका स्वागत है। तमाम मुद्दों के साथ साथ चर्चा वही चल रही है महाराष्ट्र में, हिंदी और मराठी के मुद्दे पर मामला गर्म है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। मराठी और हिंदी के बारे में मैं ये समझता हूं कि भारत एक प्रबुद्ध देश है जिसमें समृद्धि है भाषाओं की। इस देश में जितनी बोली भाषाएं, अधिकृत भाषाएं बोली जाती है, दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारी विशेषता है। उसकी जननी संस्कृत भाषा है और हिंदी भी कई सालों से इस देश में बोली जाती है, पढ़ाई जाती है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सभी भाषा का सम्मान सभी ने करना चाहिए। सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र में? तीसरी भाषा हो या चौथी भाषा हो, देखिए अभी त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया है नए शिक्षण प्रणाली में। तो कोई भी प्रांत में दो भाषाएं तो ली जाती है। एक तो सर्वसाधारणता ऐसा दुनिया मानती है, मैं मानता नहीं हूं कि अंग्रेजी दुनिया की भाषा है, वो तो सीखनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि सीखनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा करके। और दूसरी मातृभाषा, तो कोई भी प्रांत में, तमिलनाडु में यदि वहां गए तो वहां अंग्रेजी भाषा ली जाए, तमिल की तमिल भाषा ली जाएगी, और तीसरी भाषा कौन सी लेंगे वो? तो उनको वो स्वतंत्रता है उनको लेने के लिए। महाराष्ट्र में त्रिभाषा सूत्र यदि किया गया, जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं की गई है, त्रिभाषा सूत्र यदि लिया गया तो मराठी मातृभाषा है, वो तो कंपलसरी है, सभी को आनी चाहिए, लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाने चाहिए, और दूसरी भाषा अंग्रेजी। तो महाराष्ट्र का कोई विद्यार्थी जब तीसरी भाषा त्रिभाषा सूत्र में लेगा, स्वीकार करेगा, तो कौन सी भाषा स्वीकार करेगा? वो तमिल नहीं ले सकता तीसरी, बंगाली नहीं ले सकता, मलयालम नहीं ले सकता, तेलुगु नहीं ले सकता, या गुजराती भाषा नहीं लेगा, या और कोई भाषा नहीं लेगा। स्वाभाविकता, सर्वसाधारणता देश में जो बोली जाती है, सुनी जाती है, आपस में संवाद की भाषा है, वो हिंदी भाषा ही लेगा ना जी। तो जी। उसमें उसका सम्मान है। उसमें किसी के ऊपर जबरदस्ती से ऐसा नहीं कहा गया कि ये तुमको लेने ही चाहिए, नहीं तो पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे लगे, ये मेरा मत है। सम्मान करना चाहिए हिंदी का। देश को एकत्रित करने के लिए अनेकता में एकता जो निर्माण होते है, उसके जो और सारे अंग है, उसमें भाषा एक अंग होता है जी। तो सारे भारतीयों को समझना चाहिए, एक दूसरे को भावनाएं समझनी चाहिए, एक दूसरे के विचार समझने चाहिए। तो सर्वसाधारणता हिंदी है और लेकिन महाराष्ट्र में एक और भाषा चल रही है, और वो भाषा है मारपीट की भाषा, जो कि राज ठाकरे बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी ने मारने का आदेश दिया, ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन उनके लोग यदि मारपीट की भाषा करते होंगे तो पूर्णतः गलत है। ये कहना ठीक है कि भाई आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप मराठी ज्यादा से ज्यादा सीखिए, मराठी बोलना चाहिए, लेकिन यदि कोई हिंदी में बोलता है तो उसको मारो, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। ये सारी भाषाएं हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की एकत्रित लाने के लिए भाषा है। हमारा वैभव है भाषा, और उस वैभव का एक अंग हिंदी भाषा भी है। मराठी भाषा तो है ही वैभव, मैं समझ गया। तो अमृत भाषा है, वो तो है ही भाषा जी। चव्हाण साहब, हालांकि बेस्ट के चुनाव हो गए जहां सबसे ज्यादा वोटर मराठी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक होने से क्या आपको लगता है मराठी मानुष को फायदा होगा? बिल्कुल होने वाला नहीं है। फायदा होगा तो अभी बीएससी में चुनते थे। दोनों इकट्ठा होने से क्या फर्क होने वाला है? अभी आपको मैं बताता हूं, एक वाहिनी ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब दोनों इकट्ठे आए तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में राजकीय भूकंप होने वाला है। तो मैंने उनके प्रमुख को पूछा, एक प्राइवेटली उनको फोन करके, भाई आपके ब्रेकिंग न्यूज में आपने कहा है कि भूकंप हो जाएगा, भूकंप होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? गिरावट होती है, बहुत बड़ा विध्वंस होता है, बिल्डिंगें गिरती है, रास्ते खराब हो जाते हैं, लोग मरते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, आर्थिक नुकसान होता है, हाहाकार होता है। तो भूकंप हो जाएगा राजकीय, इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे आने से महाराष्ट्र का नुकसान होगा, ऐसा आपका कहना है क्या? तो चुप बैठे। सही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मारपीट करने वालों पर
सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसा आरोप है, इसलिए बार बार मारपीट की घटनाएं घट रही हैं। आप क्या मानते हैं? मारपीट की घटना का मैं निषेध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मारपीट कोई भी यदि कानून हाथ में लेता है तो कभी भी वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा, और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ केसेस भी लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मारपीट ठीक नहीं, हम उसका धिक्कार करते हैं। नहीं होने कहा नहीं होगी और कोई ध्यान में लाता है कि यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो जरूर वो हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौहान साहब, आप भी मराठा हैं और मनसे ने एक मांग कर दी है, और वो मांग कर दी है कि मराठी व्यक्ति को नौकरी में 80% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपकी राय? बिल्कुल बराबर मांग है। जब महाराष्ट्र में कोई उद्योग आता है, महाराष्ट्र में और कोई नौकरियों की संधि होती है, तो उसमें मराठी लोगों को 80% मिलना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कहाँ जाएंगे वो नहीं मिलेगा तो उनको मिलना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट ऑफिसेस है, उन्होंने भी ये सारी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके बारे में पहला विचार किया जाएगा यदि वो क्वालिफाइड है। और आज महाराष्ट्र में बहुत सारी जो आप लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं मराठी भाषिक, वो बहुत क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट है। चलिए, मनसे जो मांग कर रही है उसका आपने समर्थन कर दिया। आपकी सरकार है, कि आपको लगता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है? देखो, सरकार कोई कानून नहीं कर सकती, ऐसा मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन सरकार विनती कर सकती, इस तरह का वातावरण सरकार सामाजिक निर्माण करेगी और कर रही है कि वहां से ज्यादा लोग, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, और जो कारपोरेट अंग है इस महाराष्ट्र में उद्योग का एक, उन्होंने भी भूमिपुत्रों का, यदि वो क्वालिफाइड है, उनको जो जिस तरह का क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए, और मराठी बोलने वाले मराठी भाषिक यदि उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उनको ही लेना चाहिए, और लोगों को नहीं लेना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन 80% 70% लोगों को, मराठी भाषिक लोगों को, मातृभूमि मराठी जिनकी है, भूमिपुत्र जो है, उनको लेना चाहिए। उनको लेना चाहिए, भूमिपुत्र को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि रोजगार है कहां? हर राज्य में बेरोजगारों की स्थिति तो बहुत खराब है। देखो, अभी महाराष्ट्र में गत 2014 से जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है, अलग अलग तरह का जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो रोजगार तो निर्माण होता है। समझो एक सड़क बनानी है तो इंजीनियर लगते हैं, वहाँ और कोई लोग लगते हैं, वहाँ मजदूर लगते हैं, वहाँ सुपरवाइजर लगते हैं, ट्रक ड्राइवर लगते हैं, सीमेंट वहाँ लाया जाता है, उस तरह एक रोड बनाया जाता है लंबा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। रोजगार में पकौड़े भी तले जाते हैं, इसे भी रोजगार में काउंट उसके लिए तो मनुष्य बल होता है, जो मैन पावर होती है वो तो लगती है। तो मुझे लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते उद्योग बढ़ रहा है। लेकिन एक दूसरे पे आरोप भी लगाए जाते हैं। इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कहते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, बीजेपी की सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, शिंदे की सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। इधर आप कहते हैं कि क्या आप दोनों ने रोजगार दिया था क्या जब आप सरकार में थे? देखिए, उनको कोई मुद्दा नहीं है। अभी मराठी, महाराष्ट्र मराठी का वो डिसएडवांटेज ले रहे हैं। चुनाव आ गया तो मराठी के ऊपर बात करने लगते हैं, मराठी मानुस के ऊपर बात करने लगते हैं। महाराष्ट्र से मुंबई अलग किया जाता है, कभी कोई निकाल नहीं सकता, ना घटनात्मक दृष्टया, ना भावनात्मक दृष्टया, ना कानून से कोई नहीं निकाल जा सकता है। अभी उद्योग के बारे में कोई किसी के बारे में वो बोलते नहीं है, घुसपैठियों के बारे में बोलते नहीं है, बांग्लादेशी घुसते उसके बारे में बोलते नहीं है, इस देश में और सारी गतिविधियां होते हैं उसके बारे में बोलते नहीं है, जो नक्सलिस्ट यहाँ के विशेषतः शहरी नक्सलिस्ट जो है उसके बारे में बोलते नहीं। देश को चुनौती देने वाली बातें जो होती है उसके बारे में कभी सामना में अग्रलेख आता नहीं है। राज ठाकरे कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन उद्धव जी बिल्कुल बोलते नहीं है। मुझे लगता है कि भावनाओं का गलत फायदा लेकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। अभी मराठी आदमी ने उनको सबक सिखाया, छोटी सी बात है। बीएसटी में करीबन 95% मराठी बोलने वाले मेरे भाई है, कर्मचारी है, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, ऑफिस स्टाफ हो। उन्होंने अभी 90% वोटिंग किसको किया है? उनको नहीं किया है। तो ये एक उदाहरण है छोटा सा कि सारे लोग अभी इनका स्वार्थ उद्धव जी का जान गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बेस्ट का चुनाव दिखाता भी यही है। एक सवाल मेरा आपसे है मधु चौहान साहब कि ठाकरे के गुंडे मारपीट करते हैं,
उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हो नहीं पा रही है? देखिए, उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया है तो क्यों होनी चाहिए? उन्होंने, मुझे तो मेरी जानकारी नहीं है कि राज ठाकरे ने मारने के लिए कहा है किसी को। एफआईआर कोई भी दाखिल कर सकता है या कोई पिटीशन हो सकता है, हाईकोर्ट में गए होंगे तो कोर्ट पहला पूछेगा उनको कि भाई आप शपथ लेके एफिडेविट करके लिख के दीजिए ऐसा ऐसा कहा है। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। उन्होंने यदि गलत किया होगा तो कानून से जो होगा होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि लोगों को मारो पीटो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं चौहान साहब, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा, ये माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव वो साथ लड़ने वाले हैं, हालांकि इसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, पर आप मानते हैं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि एक आने की बात हो रही है, तो मुझे जो उनका स्वभाव मालूम है, उद्धव जी का जो हमें जानकारी है, वो इतना इगोइस्टिक है कि मुझे लगता नहीं कि वो एक आएंगे। भूतकाल में देखा गया तो सामना में से संजय राउत ने खुद उद्धव जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी ने और खुद उद्धव जी ने इतना राज्य को अपमानित किया हुआ है चुनाव में, उसके पहले भी, तो वो सारी बातें आदमी कोई भूलेगा नहीं। और ऐसा कौन सा राष्ट्रीय संकट या मराठी भाषिकों के ऊपर या महाराष्ट्र के ऊपर संकट ने आया है कि ये एक इकट्ठे आने के बाद वो संकट दूर हो जाएगा। और जो स्वभाव है, थोड़े लिबरल है राज्य, लेकिन ये इतने लिबरल नहीं है। और परिस्थिति का अवलोकन किया जाए, यदि भूतकाल का अवलोकन किया जाए, तो मुझे लगता नहीं ये इकट्ठे आएंगे। और इकट्ठे आने से फर्क क्या होने वाला है? कुछ फर्क होने वाला नहीं। अभी भावनाओं के ऊपर हावी होकर मतदाताओं का आह्वान करना और मत प्राप्त करना, वो दिन चले गए। मराठी आदमी हो, वो प्रगल्भ है, महाराष्ट्र का वोटर प्रगल्भ है। वो समझता है कि इनका निजी स्वार्थ है इकट्ठा आने का, मराठी का, मराठी भाषिकों का, महाराष्ट्र का भला ये नहीं है। महानगर पालिका जो सोने की मुर्गी बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर उद्धव जी का ध्यान है। पर इकट्ठे समझो, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ऐसा कहा गया कि इकट्ठे आ जाएंगे तो कारपोरेशन में बहुमत आएगा नहीं, लेकिन बहुमत आने के बाद स्टैंडिंग कमेटी किसकी, मेयर किसका, और नेता जो होता है वो दूरदृष्टि से स्वार्थ विरहित सोचकर जो कोई भी अलायंस हो जाता है, जिस तरह शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के आधार के ऊपर अलायंस हो गया, विचारधारा के ऊपर अलायंस हो गया। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथराव मुंडे, ये सारे नेताओं ने विचार किया। मुझे ध्यान है कि अटल जी पंतप्रधान थे तो बाला साहब ने कहा था मुझे कुछ दिया नहीं तो चलेगा, लेकिन आप सालों तक प्रधानमंत्री रहना। ये तो सारा सीट के लिए क्या करेंगे? इकट्ठे रहेंगे? कोई भी किसी तरह का वचन नहीं दिया गया था, न बंदिस्त रूम में दिया गया, न खुलेआम दिया गया, और पूरा दिन उन्होंने फोन भी नहीं लिया हमारे। और माननीय शरद पवार साहब के जाकर पीठ पे खंजीर खोप कर चले गए। वो आदमी राज ठाकरे जी को उद्धव जी का सारा स्वभाव मालूम है। तो ये वातावरण मुझे लगता है पूरा, मैं संबंधित लोगों का आदर रख के कहता हूं, मीडिया ने माहौल बनाया, कुछ मीडिया ने, सभी ने नहीं। इकट्ठा आएंगे, इकट्ठा आएंगे, इकट्ठा आएंगे, देखो हाथ में हाथ कैसा पकड़ा, एक का हाथ लूज था, दूसरे का हाथ टाइट था। ये सारा वातावरण तैयार करने से इकट्ठा होने नहीं चाहिए, और मनोमिलन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है, मेरा जहां तक राजकीय अनुभव है, मुझे लगता है कि वो इकट्ठे आएंगे नहीं, और इकट्ठे आएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, इंतजार करते, इसलिए हमने आपको बुलाया और देश के लोगों को आपकी बातों भी सुनाना चाहते थे कि आपके विचार इस पर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधु चौहान साहब, जो कि हमारे साथ बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री